नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस चीज की बात करने वाले हैं जो इस पूरी दुनिया को आकार देती है, यानी हम इंसान। जी हाँ, आज हम वैश्विक जनसंख्या और उसकी गतिशीलता को डिकोड करेंगे। हम दुनिया में कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं और ये पैटर्न समय के साथ कैसे बदलते जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की 90% आबादी पृथ्वी के केवल 10% हिस्से पर क्यों सिकुड़ी हुई है? मतलब सोचकर देखिए, बाकी का 90% हिस्सा या तो बिल्कुल खाली पड़ा है या वहां नाम मात्र के लोग रहते हैं। ये भारी असमानता हमें वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारी बस्तियां बसती कैसे हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान हम इन 6 मुख्य बिंदुओं से गुजरने वाले हैं। हम जनसंख्या वितरण, उसे प्रभावित करने वाले कारक, प्रवास के कारण, आयु लिंक पिरामिड, माल्थस के मशहूर सिद्धांत और अंत में जनांकीय संक्रमण को समझेंगे। तो आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, जनसंख्या वितरण और घनत्व। अगर हम दुनिया के इस नक्शे को देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इंसान हर जगह बराबर नहीं फैले हैं। कुछ इलाके लोगों से खचाखच भरे हैं तो कुछ एकदम सुनसान। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पूरी तरह से उन भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का नतीजा है जो इंसान के जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए जरूरी होती हैं। यहीं पर जनसंख्या घनत्व की बात आती है। आसान शब्दों में कहें तो ये जमीन के एक टुकड़े और उस पर रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर गिना जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि हर जमीन की एक लिमिट होती है, एक वहन क्षमता। वहां मौजूद संसाधन कितने लोगों का पेट भर सकते हैं, यह हमें इसी घनत्व से पता चलता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो इस वितरण को तय करते हैं। तो लोग आखिर बसते कहाँ हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस कारण होते हैं। सबसे पहले आते हैं भौतिक कारक, जैसे नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी, पीने लायक पानी और रहने लायक अच्छी जलवायु। फिर आते हैं आर्थिक कारक, जैसे रोजगार के मौके और शहरीकरण की चमक जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और हाँ, कोई जगह धार्मिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण है या वहाँ राजनीतिक शांति है या नहीं, ये सामाजिक कारक भी भारी भीड़ को आकर्षित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारा तीसरा बिंदु है प्रवास यानी माइग्रेशन और इसके पीछे के कारक। अब लोग हमेशा एक ही जगह तो टिके नहीं रहते, है ना? वो प्रवास करते हैं। इसे एक चुंबक की तरह समझें। कुछ चीजें उन्हें अपने घर से दूर धकेलती हैं, जिन्हें हम प्रतिकर्ष या पुश फैक्टर कहते हैं, जैसे बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध। दूसरी तरफ होते हैं अपकर्ष या पुल फैक्टर, जो उन्हें चुंबक की तरह किसी नई जगह खींचते हैं, जैसे बेहतर नौकरियां, अच्छी सुविधाएं या बस एक शांतिपूर्ण जीवन। चलिए अब चौथे विषय पर आते हैं, आयु लिंग पिरामिड संरचना। किसी भी आबादी को समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कितने लोग हैं, ये जानना भी जरूरी है कि उनकी उम्र क्या है और उनमें कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। इसे समझने के लिए हम इन पिरामिड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्य रूप से 3 आकार के होते हैं। त्रिभुजाकार, जो तेजी से बढ़ती हुई आबादी दिखाता है, घंटी के आकार का, जो एक स्थिर आबादी को दर्शाता है, और आयताकार, जो घटती हुई आबादी की निशानी है। इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। अफगानिस्तान का पिरामिड नीचे से बहुत चौड़ा है, यानी त्रिभुजाकार, जो बताता है कि वहां जन्म दर बहुत ज्यादा है। अमेरिका का पिरामिड घंटी के आकार का है, जिसका मतलब है कि वहां का समाज स्थिर है। और फिर आता है जापान, जिसका आयताकार पिरामिड साफ चीख चीख कर बताता है कि वहां जन्म दर कम हो गई है और बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और यहीं से जन्म होता है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट का, जनसांख्यिकीय लाभांश। सोचिए, अगर किसी देश में 15 से 59 साल के काम करने वाले लोगों की संख्या बच्चों और बुजुर्गों से काफी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? वो देश एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। ये बड़ा सक्रिय कार्यबल किसी भी देश की उत्पादकता को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाने का एक सुनहरा मौका होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 5वें विषय पर, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। 1798 में थॉमस मैल्थिस नाम के एक विद्वान ने एक बहुत ही गंभीर और डराने वाली चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8।
लेकिन हमारा अनाज और खाद्य आपूर्ति सिर्फ अंकगणितीय रूप से बढ़ती है, यानी 1, 2, 3, 4। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर हम नहीं रुके तो एक दिन ऐसा आएगा जब खाने वाले बहुत ज्यादा होंगे और खाना बहुत कम। माल्थस के मुताबिक इस तबाही से बचने के 2 ही रास्ते हैं। या तो इंसान खुद समझदारी दिखाए और निवारक नियंत्रण अपनाए, जैसे परिवार नियोजन या देरी से शादी करना। और अगर इंसान ने ऐसा नहीं किया तो फिर प्रकृति अपना सकारात्मक नियंत्रण लागू करेगी। और यकीन मानिए, प्रकृति का तरीका बहुत क्रूर होता है, जैसे अकाल, महामारियां और प्राकृतिक आपदाएं। कुल मिलाकर बैलेंस तो बनकर रहेगा, चाहे इंसान खुद करे या प्रकृति उससे करवा ले। और अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी मुख्य बिंदु पर, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें बताता है कि दुनिया का कोई भी समाज समय के साथ कैसे विकसित होता है। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहले चरण में जन्म और मृत्यु दर दोनों बहुत ऊंचे होते हैं। फिर आता है दूसरा चरण, जहां बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से मृत्यु दर तो गिर जाती है, लेकिन जन्म दर ऊंची ही रहती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है। अंत में आता है तीसरा चरण, जहां समाज पढ़ा लिखा और शहरीकृत हो जाता है और जन्म व मृत्यु दर दोनों कम होकर एक नए और स्थिर बैलेंस पर आ जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या आधुनिक तकनीक और विज्ञान ने माल्थस की उस डरावनी भविष्यवाणी को हमेशा के लिए टाल दिया है, या फिर हम जाने अनजाने में किसी नए जनसांख्यिकीय संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? अभी के लिए तो चिकित्सा और खेती की नई तकनीकों ने हमें बचाकर रखा है, लेकिन क्या पृथ्वी के संसाधन वाकई असीमित हैं? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।